नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार एटलस के माध्यम से बिहार के संपूर्ण जानकारी को समझाने का प्रयास किया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैप के माध्यम से समझ जाइएगा और आपको याद हो जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार का भौगोलिक परिचय के बारे में समझिए। तो सबसे पहले बिहार जो है बंगाल से कब अलग होता है, तो 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 का जो है बिहार बंगाल से अलग हो जाता है। उस समय बिहार के साथ में उड़ीसा भी था। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। तो कब अलग होता है? 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद झारखंड जो है बिहार से अलग होता है। झारखंड कब अलग होता है? 15 नवंबर 2000 को। ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए। 22 मार्च 1912 को बिहार किससे अलग हुआ था? तो बंगाल से अलग हुआ था और उसमें बिहार के साथ में उड़ीसा भी था। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। उसके बाद बचता है बिहार और झारखंड। तो झारखंड कब अलग होता है बिहार से? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और कितना क्षेत्रफल प्रतिशत है? तो 2.86% है। 2.86% है पूरे भारत का बिहार। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है बिहार का? तो समुद्र तल से बिहार का जो ऊंचाई है 173 फीट है, लगभग 53 मीटर है। लगभग 53 मीटर है। समुद्र तट से दूरी कितना है? समुद्र तट से दूरी कितना है? तो 200 किलोमीटर आपकी बिहार की दूरी है लगभग। उसके बाद आपको याद रखना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद समझिए कि ये बिहार का मैप है। इसमें सबसे पहले आप नॉर्थ और साउथ समझ लीजिए। ऊपर वाला को नॉर्थ बोलते हैं, मतलब कि उत्तर, ठीक है। नीचे वाला दक्षिण, साउथ हो गया। और ये ईस्ट है, ये आपके वेस्ट है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूरब, वेस्ट मीन्स पश्चिम। ये जानकारी सबको होगा ही। उसके बाद आपको समझना है कि अक्षांश और देशांतर। तो जो रेखा जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई है उसे क्या बोला जा रहा है? उसे अक्षांश बोला जाता है। उसे अक्षांश, ये क्या हो गया? ये अक्षांश है, ठीक है, ये अक्षांश है। जो रेखा नॉर्थ से साउथ की ओर खींचा गया है इसे क्या बोला गया है? इसे देशांतर बोला गया है। इसे क्या बोला गया है? इसे देशांतर बोला गया है। इतना समझ गए होंगे। तो अब समझिए कि बिहार की जो लंबाई है, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? तो 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितना है? पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितना है? तो 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना है? 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम कितना है? तो पूरब से पश्चिम है 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार जो है बिहार के कहाँ से कहाँ तक है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 अक्षांश तक आपके बिहार का विस्तार है। अच्छा, उत्तर यहाँ क्यों लिखा गया? उत्तरी, उत्तर यहाँ से समझिएगा कि ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के ऊपर वाला क्या बोलेंगे? नॉर्थ, और नीचे वाला क्या बोलेंगे? साउथ। तो भारत जो है आपके कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्थ में स्थित है। भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, तो इसीलिए नॉर्थ बोला जा रहा है, ठीक है। बस समझ गए कि नहीं? जो 0 डिग्री हो गया ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला को उत्तर बोलेंगे, नीचे वाला को दक्षिण बोला जाएगा। तो भारत जो है उत्तर में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर बोला गया है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक जो है
बिहार का विस्तार है। उसके बाद देखिए देशांतरीय विस्तार, देखिए देशांतरीय विस्तार में जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक है। अच्छा, आपको पता है ये पूर्वी देशांतर क्यों बोला जा रहा है? तो यहाँ पर समझिए, ये आपके 0 डिग्री है और आपके ये जहाँ से आपके टाइम मापा जाता है, ये कहाँ से टाइम मापा जाता है? ये टाइम मापा जाता है आपके ब्रिटेन के एक लोकेशन, वहाँ से टाइम मापा जाता है। तो ब्रिटेन से भारत किधर है? तो पूरब में है, ठीक है। ब्रिटेन से भारत आपके पूरब में है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है पूर्वी देशांतर, ठीक है। ब्रिटेन से आपके टाइम मापा जाता है और भारत जो है ब्रिटेन से पूरब में है, तो इसीलिए भारत को बोला जाता है पूर्वी भारत, मतलब कि ब्रिटेन से भारत पूरब में है। तो हमें निकाल रहे हैं देशांतर, तो बोल देंगे पूर्वी देशांतर, समझे कि नहीं? तो दोबारा देख लीजिए, जो आपके बिहार है उसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक जो है बिहार का विस्तार है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का भौगोलिक परिचय के बारे में समझिए। तो सबसे पहले एक बार समझ लीजिएगा कि बिहार का जो सीमा है किन किन देश से, किन किन राज्य से लगता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले ऊपर में ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है। तो नेपाल से भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल आपके 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है नेपाल से लगती है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिम चंपारण है इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। जबकि जो किशनगंज है इसके बारे में भी याद रखिएगा कि इसकी जो सीमा है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है, नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है। इतना बात अब याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपके जो पश्चिम में वेस्ट में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। वेस्ट में कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इन 8 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। किसका किसका? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। उसके बाद नीचे में झारखंड है। तो झारखंड से किन किन राज्य की सीमा लगती है? रोहतास, औरंगाबाद, बोधगया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ध्यान रखना है कि 8 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है झारखंड से लगती है। किस किस डिस्ट्रिक्ट की? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कटिहार है, कटिहार की सीमा जो है झारखंड से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। और जो रोहतास है इसकी सीमा, जो कटिहार है इसकी सीमा जो है झारखंड से भी लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। जो रोहतास है इसकी सीमा झारखंड से भी और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। जो रोहतास है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी लगता है। जो कटिहार है इसकी सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। और पश्चिम बंगाल से किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इन 3 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से भी लगती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इसमें जो ये बुक है मैपिंग वाला, इसमें एक मैप गलती बना दिया इसने। जो जमुई है इसे बहुत अंदर तक दिखा दिया था, ठीक है, लेकिन जमुई जो है, जमुई की सीमा नालंदा से टच नहीं करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे ठीक कर दिया है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। अब आइए समझते हैं इसके भौगोलिक परिचय के बारे में। पश्चिम चंपारण के बारे में क्या लिखा गया है? तो पश्चिम चंपारण के बारे में समझिए कि सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के अनुसार। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है पश्चिम चंपारण का। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है?
तो पश्चिम चंपारण में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में कितना है? 6.4% है। सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति है पश्चिम चंपारण है, और पश्चिम चंपारण के बाद कटिहार, और कटिहार के बाद आपके पूर्णिया में है। उसके बाद शिवहर के बारे में ध्यान रखिए कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के अनुसार। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 443 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो शिवहर का है। जो शिवहर है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शिवहर के बाद आपके सेकंड स्थान पर पटना है और तीसरा स्थान पर दरभंगा है। यहाँ पर सहरसा के बारे में समझिए। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो सहरसा में है। कितना परसेंट है? तो 41.7% है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो सहरसा में है। उसके बाद मधेपुरा के बारे में समझिएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर होता है? तो मधेपुरा में होता है, बिहार में। कितना होता है? तो 31.01% होता है। 31.01% होता है। उसके बाद है सर्वाधिक वर्षा। जो सर्वाधिक वर्षा है कहाँ पर होता है? तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। और औसत कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर होता है। 112 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पर है? तो न्यूनतम जो अनुसूचित जाति है आपके शिवहर में है, किशनगंज में है और शेखपुरा में है। यानी सबसे कम कहाँ पर है? तो शिवहर में है, उसके बाद किशनगंज में है, और किशनगंज के बाद शेखपुरा में। इस पॉइंट को एक बार चेक कीजिएगा, ये जो नीचे वाला है, ठीक है। उसके बाद है पूर्णिया। जो पूर्णिया है सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो पूर्णिया में है। सेकंड स्थान पर कौन है? सीतामढ़ी है। और तीसरा पर कौन है? कटिहार है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो ये भी आपके पूर्णिया में है। कितना परसेंट है? तो 59.4% है। सबसे कम जो महिला साक्षरता कहाँ पर था? सहरसा में था। कहाँ पर था? सहरसा में। कितना था? 41.7% है। जबकि सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो पूर्णिया में है, 59.4% है। और सबसे कम साक्षरता भी आपके पूर्णिया में ही है, ऑल ओवर बिहार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो मुंगेर का है। जो न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का। सबसे कम लिंगानुपात है। सेकेंड पर कौन है? तो भागलपुर है। यहाँ पर कितना है? 880 है, जबकि मुंगेर का 876 है। खगड़िया का 886 है। शेखपुरा के बारे में ध्यान रखिएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा है। पहला पर आपके शेखपुरा है, सेकेंड पर शिवहर है, और तीसरा में अरवल है। तीसरा में आपके अरवल है। उसके बाद है कि पटना के बारे में समझिए। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो पटना में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? पटना में है। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? पश्चिमी चंपारण है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? पटना में है। और पटना के बाद कहाँ पर है? तो पूर्वी चंपारण में है। और पूर्वी चंपारण के बाद कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पर है? तो पटना में है। सर्वाधिक जो नगरीकरण है पटना में है। कितना है? 43.1% है। 43.1% है। सबसे कम तापमान कहाँ पर रहता है? तो गया में रहता है सबसे कम तापमान। सर्वाधिक तापमान भी कहाँ पर रहता है? तो गया में रहता है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर है? तो गया में से नोट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर है? तो गया में है। कितना परसेंट है? तो 30.4% है। 30.4% है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? तो अरवल में होता है। कहाँ पर होता है? सबसे कम जो वर्षा होता है अरवल में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? तो अरवल में होता है वर्तमान में। उसके बाद नेक्स्ट है रोहतास के बारे में समझिए। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो रोहतास में है। कितना परसेंट है? 73.4% है। रोहतास के बाद कहाँ पर है? तो पटना में। और पटना के बाद कहाँ पर है? भोजपुर में है। भोजपुर में है। भोजपुर कहाँ पर? ये भोजपुर है आपका। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है ये कहाँ पर है? तो ये भी आपके रोहतास में है। कहाँ पर? रोहतास में है। रोहतास से कितने % जो पुरुष हैं साक्षर हैं? तो 82.9% जो पुरुष हैं साक्षर हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो ये भी आपके रोहतास का ही है। ये भी आपके रोहतास का ही। कितना है? तो 63% है।
परसेंट है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे कम साक्षरता कहाँ पर था, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर था, तो सहरसा में था। कितना परसेंट था, तो 41.7% था। सहरसा में कितना था, 41.7% था। लेकिन सर्वाधिक जो महिला साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास में, और कितना परसेंट है, तो 63% है। उसके बाद कैमूर के बारे में समझिएगा। न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है कहाँ पर है, तो कैमूर में है। प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 488 व्यक्ति है। प्रति वर्ग किलोमीटर आपके 488 व्यक्ति हैं। देखिए इस मैप में बहुत सा गलत चीज़ लिखा गया है, मतलब कि डाटा को गलत लिख दिया गया है। तो उस डाटा को ठीक करने का प्रयास किया गया है मेरे तरफ से। लगभग डाटा को ठीक ही कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसे आप लोग ठीक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और लोग भी ठीक कर लेंगे। ऐसे सारे डाटा को हमने ठीक ही कर दिया, लेकिन देखिएगा कहीं पर अगर छूट गया होगा तो। जो कैमूर है, कैमूर के बारे में ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो कैमूर में है। प्रति वर्ग किलोमीटर आपके 488 व्यक्ति हैं। कैमूर में सबसे कम है। उसके बाद सेकेंड पर आपके जमुई है। जमुई के बाद आपके बांका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गोपालगंज के बारे में समझिए। गोपालगंज के बारे में समझना है। सर्वाधिक जो लिंगा अनुपात किसका है, तो गोपालगंज का है। कितना है, तो 1021 है। कितना है, 1021 है आपके गोपालगंज का लिंगा अनुपात। सेकंड पर कौन है, तो सिवान है। और तीसरे पर कौन है, आपके सारण है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो गोपालगंज में ही है। और अधिकतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर था, अधिकतम जो अनुसूचित जनजाति कहाँ पर था, तो गया में था। कहाँ पर था, गया में था। उसके बाद है न्यूनतम दशकीय वृद्धि सबसे कम कहाँ पर हुआ है, तो गोपालगंज में हुआ। कहाँ पर हुआ है, गोपालगंज में हुआ है। कितना परसेंट, तो 19% हुआ है। 19% हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने पश्चिम चंपारण को सबसे पहले ही देखा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का राजनीतिक परिचय के बारे में समझिए। राजकीय फूल क्या है, तो गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय पक्षी गुरैया। राजकीय मछली मांगुर है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। जिला कितना है, तो 38 है। और 38वां जिला अरवल है। अनुमंडल कितना है, 101 अनुमंडल है। प्रखंड 534 है। ग्राम पंचायत 8406 है। 8406 है। शासन की न्यूनतम इकाई क्या है, तो वार्ड है। कितने लोग, तब आप में से कितने लोग वार्ड भी होंगे। शासन की न्यूनतम इकाई क्या है, तो वार्ड है, ठीक है, वार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार का लोकसभा में कितना सीट है, तो 40 सीट है। राज्यसभा में 16 सीट है। विधानसभा में 243 सीट है। विधान परिषद में 75 सीट है। और आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार की विधानसभा और विधान परिषद, मतलब कि बिहार में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बिहार में 2 सदन है। एक सदन है कौन, एक है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। जो विधान परिषद है भारत के कितने राज्यों में लागू है, तो 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके बाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 6 जो स्टेट हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब कि 2 सदन है। कौन कौन सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता ना, उसी प्रकार राज्यों में जो है विधानसभा और विधान परिषद होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452 है 2011 के जनगणना के अनुसार। जनसंख्या देश में कितना परसेंट है बिहार का, तो 8.06% है। 8.06% है। देश में जनसंख्या का स्थान बिहार के कौन सा है, तो तीसरा स्थान है। लिंगानुपात कितना है, 918 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 935। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 25.4%। नोट कीजिएगा, दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 25.4% है। और जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व में बिहार का। जनसंख्या घनत्व में जो है बिहार का स्थान देश में
पहला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता दर कितना है बिहार का, तो 61.8% है। कितना है? 61.8% है। पुरुष साक्षरता कितना है, तो 71.2% है। 71.2% है। और महिला साक्षरता कितना है, तो 51.5% है। जो महिला साक्षरता है कितना है, 51.5% है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में समझिए। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में समझना है। पश्चिम चंपारण में जो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कौन है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंदर में जो है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी है। ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा, बिहार दुर्गम पूछा जा चुका है कि पूछा गया था कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पश्चिम चंपारण में। आपको ध्यान रखना है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में है। साथ ही उदयपुर वन्यजीव जो अभयारण्य है ये भी आपके पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है। दरभंगा में जो है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है। बेगूसराय में जो है कांवर झील पक्षी अभयारण्य स्थित है, जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। उसके बाद है कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। नोट कीजिएगा, कटिहार में जो है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है, ये पूछा जाता है। भागलपुर में विक्रमशिला पक्षी विहार, भागलपुर में जो है विक्रमशिला पक्षी विहार, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। विक्रमशिला पक्षी विहार कहाँ पर है, भागलपुर में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है, तो भागलपुर में स्थित है। देश का पहला है, ठीक है, देश का पहला है। भीम बांध अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो मुंगेर में स्थित है भीम बांध अभयारण्य। उसके बाद है नागी डैम पक्षी अभयारण्य। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो जमुई में स्थित है और यहीं पर जो है कलरव महोत्सव हुआ था। नवादा में रजौली वन प्राणी अभयारण्य स्थित है। राजगीर अभयारण्य और पंत अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो राजगीर में स्थित है राजगीर अभयारण्य और पंत अभयारण्य। नेक्स्ट है पटना में जो है संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो पटना में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो गया में स्थित है गौतम बुद्ध अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो कैमूर जो वन्यजीव अभयारण्य है, कैमूर और रोहतास दोनों डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है इसका विस्तार जो है कैमूर और रोहतास दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है बक्सर पक्षी विहार, बक्सर में स्थित है। बदला सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य से नोट कीजिएगा, बदला सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य कहाँ पर है, तो वैशाली में स्थित है, वैशाली में स्थित है, ठीक है। तो बिहार के वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित सारे पॉइंट को आप लोगों ने समझ गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार का खनिज संसाधन के बारे में समझ लीजिए। तो पश्चिम चंपारण में क्या मिलता है, तो सोरा मिलता है। पश्चिम चंपारण में सोरा मिलता है। बेगूसराय में सोरा मिलता है। सहरसा में पेट्रोलियम मिलता है। पूर्णिया में पेट्रोलियम मिलता है। भागलपुर में चीनी मिट्टी, बालू, सीसा, पत्थर और अबरख मिलता है। मुंगेर में क्या मिलता है, तो सोप स्टोन, सैंड, बॉक्साइड, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी कहाँ पर मिलता है, तो मुंगेर में मिलता है। इसे ध्यान से देख लीजिएगा। सोप स्टोन, सिल्का, सैंड, बॉक्साइड, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी कहाँ पर मिलता है, मुंगेर में मिलता है। उसके बाद है जमुई में क्या मिलता है, तो क्वार्ट्ज, फेल्सपार क्या मिलता है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, सोना, मैग्नेटाइट, सोप स्टोन, ये कहाँ मिलता है, तो जमुई में मिलता है। याद रखिएगा, सोना का सबसे बड़ा भंडार जो है जमुई में ही मिला है। नवादा में अबरख मिलता है। गया में अबरख, यूरेनियम, लिथियम मिलता है। गया में जो है अबरख, यूरेनियम, लिथियम मिलता है।
औरंगाबाद में कोयला का भंडार है। रोहतास में जो है चूना पत्थर, नोट कीजिएगा, चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट, गंधक, ये सारे कहाँ पर? रोहतास में मिलता है। चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट, गंधक, ये सारे जो खनिज हैं कहाँ पर है? तो रोहतास में है। चूना पत्थर कहाँ पर है? तो कैमूर में है, और चूना पत्थर आपके रोहतास में, दोनों डिस्ट्रिक्ट में आपके मिलता है। सोरा जो है कहाँ पर मिलता है? सारण में भी मिलता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण तो ये हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, सारण, बेगूसराय, इन तीनों लोकेशन पर आपके सोरा मिलता है। कहाँ कहाँ पर? सारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय। अगर पहली बार हम पश्चिम चंपारण बोल देंगे तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, पूर्वी चंपारण होगा, ठीक है, पूर्वी चंपारण होगा। तो पूर्वी चंपारण में आपके सोरा मिलता है, तो इसे आप लोग देख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की नदियाँ। देखिए बिहार की नदियाँ मेनली आपको याद क्या रखना है? तो नदी की लंबाई यार आपको याद नहीं रखना है, सिंपल नदी याद रखना है कि जो कौन सी बिहार की नदियाँ हैं किस दिशा से आके आपकी गंगा में मिलती है या किसकी सहायक नदी है। जैसे कि गंडक नदी है, इसका उद्गम आपके नेपाल में होता है और इसका संगम कहाँ होता है? तो गंगा नदी के पहलेजा घाट पर इसका संगम होता है। तो जो आपकी गंडक नदी है इसका संगम कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो संगम है किस में होता है? गंगा में होता है। आपको इतना ही याद रखना है। और किस साइड से आती है? तो नॉर्थ से बहते हुए आपके साउथ में आती है। जो बूढ़ी गंडक है ये भी आपके नॉर्थ से साउथ में बहती है। बागमती, जो बागमती नदी के बारे में आपको याद रखना है कि जो बागमती नदी है किसकी सहायक नदी है? तो ये कोसी की सहायक नदी है। जो बागमती है कोसी की सहायक नदी है। उसके बाद है कमला नदी। जो कमला नदी है ये भी आपकी, जो कमला नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये भी आपकी कोसी की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, बागमती और जो कमला है ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं? ये दोनों आपके जो हैं कोसी की सहायक नदी हैं। बागमती और कमला ये दोनों किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है, ये आपकी बागमती है और आपकी ये कमला नदी है, ठीक है। उसके बाद है कोसी। जो कोसी है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है और इसे बिहार का शोक बोला जाता है। इसे बिहार का शोक बोला जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो कोसी नदी है ये बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रवेश करती है। ये आपकी महानंदा नदी है। महानंदा नदी है जो आपकी गंगा में आके मिलती है। और बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है? तो बिहार की सबसे पूर्वी जो नदी है महानंदा नदी है। कौन सी नदी है? महानंदा नदी है। तो आपको मेनली क्या याद रखना है? फिर से बोलते हैं, तो आपको मेनली याद रखना है कि नदी के बारे में कि कौन सी नदी किस साइड से आके, जैसे कि आप समझते हैं ना लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो गंगा नदी इस तरीके से बह रही है तो आप अगर अपना मुंह इस साइड करके खड़ा होइएगा तो आपका लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी राइट हो जाएगा, ये आपकी राइट हो जाएगा, ये आपकी लेफ्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो कौन सी गंगा की लेफ्ट में मिलती है, कौन सी आपकी राइट में मिलती है? ये तो फिर पूछेगा कौन सी नदी आपकी नॉर्थ से साउथ में बहते हुए आपकी गंगा में मिल जाती है, या तो आपसे पूछेगा साउथ से ईस्ट की ओर कौन सी नदी बहते हुए गंगा में आके मिल जाती है। आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार की नदियों के बारे में। उसके बाद आपका है घाघरा नदी, ये भी आपकी गंगा में मिलती है। एक बात ध्यान से आप समझ लीजिएगा दोबारा नदी का, ठीक है। जो नॉर्थ की नदियाँ हैं उसके बारे में समझिए, ध्यान से समझिएगा एकदम। बीच वाला कौन सी नदी है? सबसे पहले बीच वाला ये गंगा नदी हो गया, ये गंगा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए गंगा में कौन सी नदी आके मिल रही? सबसे पहले घाघरा नदी आके मिल रही, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है गंडक। गंडक आपके गंगा में आके मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है? तो पहलेजा घाट के पास में आके मिल रही है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक। जो बूढ़ी गंडक है ये गंगा नदी में मिल रही है और कहाँ पर? खगड़िया के पास में मिल रही है, खगड़िया के पास में मिल रही है। उसके बाद है बागमती नदी। जो बागमती नदी है किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। और जो कमला नदी है ये भी किसकी सहायक नदी है? तो जो कमला नदी है ये भी आपकी कोसी की सहायक नदी है। और जो कोसी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है कोसी नदी, ठीक है, जिसे बिहार का शोक भी बोला जाता है और बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। उसके बाद है महानंदा, जो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है महानंदा, ठीक है, ये भी आपकी गंगा में आके मिल रही है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये सारी हो गया नॉर्थ की नदियाँ बिहार की। अब बिहार के साउथ की नदियों के बारे में
समझिए, ठीक है। बिहार की साउथ की नदी के बारे में समझना है। तो सबसे पहले समझिए करमनासा नदी। जो करमनासा नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाती है कौन? करमनासा नदी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारित करती है करमनासा नदी। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी है जो आपके जाके गंगा में मिलती है, और जो करमनासा है ये भी आपके जाके गंगा में मिलती है। जो सोन नदी है कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में जाके आपके पटना के पास में मिल जाती है। जो करमनासा नदी कहाँ से निकलती है? तो कैमूर पर्वत से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है चौसा के पास में। उसके बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के बारे में एक बार पूछा जा चुका है कि ये फतुहा के पास में जाके गंगा में मिल जाती है। फतुहा के पास में जाकर गंगा में मिल जाती है। और ध्यान रखना है जो फल्गु नदी है, जो फल्गु नदी है किसकी सहायक नदी है? तो ये पुनपुन का ही सहायक नदी है। जो फल्गु नदी है जिसे निरंजना नदी भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो फल्गु नदी है ये आपके जाके किस में मिलती है? तो पुनपुन में जाके मिल जाती है, ठीक है। और जो फल्गु नदी इसी किनारे आपके गया स्थित है। उसके बाद है जो किउल नदी है, ये भी जाके गंगा में मिलती है। किउल नदी, जो किउल नदी है ये कहाँ जाके मिलती है? गंगा में जाके मिलती है लखीसराय के पास में। उसके बाद है अजय नदी। इसका संगम जो है भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में होता है। जो आपके अजय नदी है इसका संगम कहाँ पर होता है? तो जो अजय नदी है इसका संगम जो है पश्चिम बंगाल की भागीरथी नदी में होता है। पश्चिम बंगाल में आपकी भागीरथी नदी में होता है। एक बार अजय नदी के बारे में आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। ऐसे तो ठीक ही लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो सारे नदी के बारे में आप लोगों ने समझ गए हैं। और एक बार आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के बारे में याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बिहार में गंगा किस डिस्ट्रिक्ट से बिहार में प्रवेश करती है? तो बक्सर के चौसा से आपके बिहार में प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से? तो कटिहार से निकलती है। और बिहार में गंगा की लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर है। और जो गंगा नदी है उसके किनारे कितने डिस्ट्रिक्ट आपके स्थित हैं? तो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। और साथ ही आपको ध्यान रखना कि जो गंगा नदी सबसे लंबा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे लंबा गंगा नदी है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है नदियों के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की नदी घाटी परियोजना। बिहार की नदी घाटी परियोजना में देख लीजिए कौन कौन सी आपकी नदी घाटी परियोजना है। तो गंडक नदी घाटी परियोजना, ये आपकी गंडक नदी घाटी जो परियोजना है इससे त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर और तीव्र नहर निकलता है। यहाँ पर देख लीजिए जो गंडक नदी घाटी परियोजना है इससे त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर और तीव्र नहर निकलता है। उसके बाद जो सोन नदी घाटी परियोजना है इससे कौन कौन सा नहर निकलता है? तो पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर निकलता है। राजपुर नहर आपको निकलता है, फिर से बोलते हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर कहाँ से निकलता है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना से ही निकलता है। ये डेटा को आप चेक कर सकते हैं। डेटा क्योंकि हमें मिला नहीं, ये डेटा लगता है पुराना ही होगा, नया डेटा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है सोन नदी घाटी परियोजना। इसमें आपके 2 नहर है, एक है पूर्वी सोन नहर, एक है पश्चिमी सोन नहर। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कोसी मेची नदी जोड़ना योजना है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों द्वारा किया जाता है। दोबारा देखिएगा कि यहाँ पर नोट में करके लिखा गया है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो जो योजना है कौन है? तो कोसी मेची नदी जोड़ो योजना है। और बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा ही की जाती है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है नहरों के द्वारा ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार के जलप्रपात के बारे में समझिए। बिहार के जलप्रपात एवं झील के बारे में समझना है तो समझ लीजिए। इसमें नोट में करके लिखा गया कि कांवर झील के पास में जो है शोध कार्य के लिए वर्ड बेडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है तथा भागलपुर में जो है वर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कांवर झील के पास जो है शोध कार्य के लिए वर्ड बेडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है, जबकि भागलपुर में जो है वर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। इसमें दरभंगा के बारे में ध्यान रखिए। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो
20 से 100 किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। जो गर्मी के दिन में इसका क्षेत्रफल हो जाता है 20 किलोमीटर और बरसात के दिनों में जो है 100 वर्ग किलोमीटर तक आपके जो कुशेश्वर झील है उसका विस्तार हो जाता है। इसका निर्माण जो है कमला, करेह आदि नदियों के एकत्रित जल के द्वारा होता है और मछली उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है कुशेश्वर स्थान झील। ठीक है, 1972 ईस्वी में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। आपको ध्यान रखना है कि 1972 में जो है जो कुशेश्वर स्थान झील है उसे पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। जो कुशेश्वर स्थान झील है उसे 1972 में जो है पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद है गोकुल झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, गोकुल झील, सिमरी बख्तियारपुर झील। इसका निर्माण जो है कजमुनिया, सरदिया, कुमिबी, गोबरा आदि झीलों के मिलने से हुआ है। जो गोकुल झील है और सिमरी बख्तियारपुर झील है इसका जो निर्माण है कजमुनिया, सरदिया, कुमिबी, गोबरा आदि झीलों के मिलने से हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो गोकुल झील है और सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर स्थित है, तो सहरसा में स्थित है। और दरभंगा में कौन सा झील स्थित है, तो कुशेश्वर स्थान झील स्थित है। कटिहार में जो है गोगाबिल झील स्थित है। तो इसके बारे में समझ लीजिए। गोगाबिल झील जो है क्षेत्रफल इसका 5 वर्ग किलोमीटर है और इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें आपके स्थित है। जो गोगा झील है इस झील के पास में बहुत सा छोटे छोटे आपके झील स्थित है। उसके बाद है बेगूसराय में कौन सा झील स्थित है, तो बेगूसराय में आपके कांवर झील स्थित है जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 16 वर्ग किलोमीटर है कांवर झील का क्षेत्रफल। इसका निर्माण जो है गंडक नदी के विसर्पण के कारण हुआ है। जो गंडक नदी है इसके विसर्पण के कारण ही कांवर झील का निर्माण हुआ। इसे समझिए कि गंडक नदी थी यहाँ पर बह रही थी, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो गंडक नदी यहाँ से बहना शुरू कर दी, तो इसका मतलब जो कुछ इलाके में यहाँ पर गड्ढा हो गया होगा तो वहाँ पर तो पानी रहेगा ही ना। इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है विसर्पण झील बोला जाता है। ठीक है, इसी को विसर्पण झील बोला जाता है। यहाँ पर 106 प्रजातियों के पक्षी एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील में आपके आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एशिया की जो सबसे बड़ी गोकुल झील कौन है, तो एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील है कांवर झील है। कौन है, कांवर झील है, इसे ध्यान रखिएगा। और 106 प्रजाति के पक्षी आपके यहाँ पर आती हैं। जो कांवर झील है वहाँ पर 106 प्रजाति के पक्षी यहाँ पर अपने निवास करने के लिए कुछ समय के लिए आते हैं। बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है ककोलत जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 47 से 49 मीटर इसकी ऊंचाई है। कोडरमा पठार से उतरने वाली जो धारा है वो आपके ककोलत जलप्रपात कहलाती है नवादा में आके। ठीक है, ये जो कोडरमा पठार है उससे उतरने वाली करीब 7 जलधारा है। ठीक है, उस 7 जलधारा मिलने के बाद जो है ककोलत जलप्रपात है उसका निर्माण करती है। कहाँ पर, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप कभी ककोलत जाइए, आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। आपको करीब वहाँ से जब ककोलत में आप एंट्री कीजिएगा तो आपको 2 किलोमीटर से आपको जो है ना ऐसा लगेगा कि वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा। आप जाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जो नवादा का है कभी कभी जाइए, यहाँ पर जाके एक बार ज़रूर अपना फीलिंग लीजिए, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद है रोहतास में कौन कौन सा आपके जलप्रपात है इसे देख लीजिए। ओखारी नन कुंड जो है कहाँ पर स्थित है, तो रोहतास में स्थित है, गोपथ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है, 90 मीटर है। उसके बाद है सुखलदरी जलप्रपात जो है कन्हर नदी पर स्थित है। दुर्गावती खादरको जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो दुर्गावती नदी पर स्थित है और 80 मीटर इसकी ऊंचाई है। धुआं कुंड जलप्रपात आपके कहाँ पर है, तो रोहतास में है। किस नदी पर है, काव और धोबा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। सुआरीदाह जो जलप्रपात है ये रोहतास में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है, 180 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है राकिम कुंड है ये कहाँ पर स्थित है, तो रोहतास में स्थित है। और किस नदी पर है, तो गाय घाट पर। ये क्या है, जो राकिम कुंड है ये आपके जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। जो राकिम कुंड क्या है, जलप्रपात है। किस नदी पर है, तो गाय घाट नदी पर स्थित है। उसके बाद है जियारखंड जलप्रपात कहाँ पर है,
तो फुलबरिया में स्थित है, भोजपुर में। कहाँ पर? फुलबरिया नदी भोजपुर में स्थित है। झारखंड जो जलप्रपात है किस नदी पर है? तो फुलबरिया नदी पर स्थित है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इतना आप सभी को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की मिट्टियाँ के बारे में समझिए। बिहार की मिट्टी के बारे में आपको समझना है तो समझ लीजिए। सबसे ऊपर में देखिए, ये आपके है पर्वत पादीय मिट्टी। ये क्या है? पर्वत पादीय मिट्टी है। पर्वत पादीय मिट्टी उत्तर पश्चिम भाग, हिमालयन मिट्टी, कंकरीली पथरीली, कम उपजाऊ भाबर क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा कि जो पर्वतीय मिट्टी है उत्तर पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में स्थित है, जो कंकरीली पथरीली और बहुत ही कम उपजाऊ वाला मिट्टी है। ये आपके तराई है। तराई मिट्टी है जो उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र चंपारण से किशनगंज तक आपके इसका विस्तार है। जो तराई मिट्टी है इसका विस्तार जो है चंपारण से किशनगंज तक इसका विस्तार है। और इस इलाके में जो है धान, जूट और गन्ने की खेती की जाती है। धान, गन्ने और जूट की खेती की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, जो खाली वाला जगह है, ठीक है, जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है, इसे बोलते हैं बांगर मिट्टी। इसे क्या बोला जाता है? बांगर मिट्टी बोला जाता है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और उपजाऊ है। ध्यान रखिएगा, और उपजाऊ है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर की खेती की जा सकती है। किसकी? धान की, गेहूं की, मक्का, चना, अरहर की खेती की जा सकती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जो है पुरानी बांगर मिट्टी का विस्तार है। चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जो है आपका पुरानी बांगर मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लाल बलुई मिट्टी कम उपजाऊ है, कैमूर पठारी क्षेत्र में स्थित है और लोहे की अधिकता है। जो लाल बलुई मिट्टी है इसमें लोहे की अधिकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है करेल कैवाल मिट्टी। ये जो देख रहे हैं इसमें आपके मिट्टी है, करेल कैवाल मिट्टी है जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। जो करेल कैवाल मिट्टी है इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपके उपजाऊ मिट्टी है और इसमें रबी खरीफ का उत्पादन किया जाता है। ये इसमें जो है रबी और खरीफ दोनों फसलों का उत्पादन किया जाता है। और ज़्यादातर इसका विस्तार जो है पटना, नालंदा में ज़्यादातर आपके करेल कैवाल मिट्टी का विस्तार है। लेकिन देखिए यहाँ इसका विस्तार तो पूरा यहाँ से शुरू होता है, लगभग औरंगाबाद से लेते हुए भोजपुर, आपके कुछ शेखपुरा, कुछ नवादा, नालंदा, ये सारे आपके डिस्ट्रिक्ट इसमें आपके शामिल हो जाते हैं। उसके बाद है लाल पीली मिट्टी। इस इलाके में आपकी लाल पीली मिट्टी स्थित है। जो लाल पीली मिट्टी है वो क्यों लाल पीली दिखता है? तो लोहा और ऑक्साइड की उपस्थिति कारण और जो लाल पीली मिट्टी होता है वो कम उपजाऊ होता है। मोटे अनाज यहाँ पर उत्पादन होते हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो लाल पीली मिट्टी होती है इसे बलसुंदरी मिट्टी भी बोला जाता है। उसके बाद है जो गंगा के साउथ में स्थित है, ये आपके गंगा है और गंगा के जो साउथ में स्थित है इसे टाल मिट्टी बोला जाता है। जो टाल मिट्टी है सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। जो टाल मिट्टी होता है सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। 810 किलोमीटर आपके गंगा के दक्षिण में इसका विस्तार है। और आपको ध्यान रखना है कि 8 से 10 किलोमीटर इसका विस्तार जो है गंगा के दक्षिण में है। और साथ ही रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर दलहन के लिए, चना, मसूर, इन सभी फसलों के लिए जो है टाल मिट्टी जो है प्रसिद्ध है। टाल मिट्टी आपके प्रसिद्ध है। उसके बाद जो गंगा है उसके ऊपर में देखिए ये जो बूंदे बूंदे, इसे खादर मिट्टी बोला जाता है। ये क्या है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है और सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, दलहन की खेती की जाती है। साथ ही यहाँ पर जूट की भी खेती की जाती है पूर्णिया और कटिहार में। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की चट्टाने के बारे में समझिए। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है चट्टान के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे जो पुराना चट्टान कौन है? तो जो धारबार क्रम की चट्टान है ये सबसे
पुराना है, सो नोट कीजिएगा। बेंधियन क्रम के चट्टान आपके सेकेंड पुराना है, बेंधियन क्रम की चट्टानें आपके जो है सेकेंड पुराना है। उसके बाद जो है टर्सरी क्रम की जो चट्टानें जो है तीसरा पुराना है। सबसे नया कौन है? तो सबसे जो नया है क्वाटरनरी चट्टानें सबसे नया है, क्वाटरनरी चट्टान जो है सबसे नया है। तो देख लीजिए धारबार चट्टानें, जो धारबार चट्टानें हैं दक्षिण पूर्व बिहार के मुंगेर, जमुई, नवादा, जो ये सब डिस्ट्रिक्ट है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपके सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पर आप लोग मैप में समझ लीजिए। आपको मैप अगर दिमाग में होगा तो आप लोग को मैप तो बिहार का आधी हो गया होगा। तो जो धारबार चट्टानें हैं वो आपके दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है। इसमें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नालंदा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट आपके शामिल होते हैं। और अबरक के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है धारबार चट्टानें, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो धारबार चट्टानें इसका विस्तार आपके देख लीजिए इस इलाके में है। ये पूछा जाता है आपसे, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जाता है कि जो धारबार चट्टानें इस डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए यहाँ पर विंध्यन समूह है, जो विंध्यन समूह की चट्टानें हैं इसका विस्तार केवल और केवल कहाँ कहाँ पर है? जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इसका विस्तार केवल और केवल कैमूर और रोहतास में है, ठीक है। केवल कैमूर और रोहतास में, कैमूर और रोहतास में है। उसके बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है धारबार चट्टानें का विस्तार है। फिर से बोलते हैं आपको हम कि जो आपके विंध्यन समूह की चट्टानें हैं उसका विस्तार केवल और केवल कैमूर और रोहतास है, केवल कैमूर और रोहतास में है। बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट बचता है साउथ के, गंगा के साउथ में, उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है धारबार चट्टानें का आपके विस्तार है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है सबसे पुरानी चट्टान, ये गलत लिखा है। सबसे पुरानी चट्टान अब कौन है? धारबार चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है, ठीक है। उसके बाद है टर्सरी या बलित चट्टानें के बारे में समझना है। जो हिमालय तराई क्षेत्र का भाग है, जो शिवालिक है, जो शिवालिक है ना, तो सबसे लास्ट में शिवालिक का ही निर्माण हुआ है, तो शिवालिक का ही एक तरीके से ये भाग है, टर्सरी और बलित चट्टानें। उसके बाद लास्ट में आपका है ये जो इसे बोलते हैं बिहार का मैदान। जो बिहार का मैदान है उसमें जो है क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती है। बिहार के मैदान में जो है क्वाटरनरी चट्टान पाई जाती है हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की जलवायु के बारे में समझिए। तो बिहार की जलवायु को आपके 4 भागों में बांटा गया है। और जो बिहार की जलवायु है उपोष्ण, बिहार की जो जलवायु जो उष्ण भी है। और नेक्स्ट है बिहार का जलवायु क्षेत्र के बारे में समझिए। तो बिहार की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है, उपोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है, जहाँ की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। बिहार का जो बिहार की जलवायु से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B में बांटा गया है। जोन 1 है उसे उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान बोला जाता है, उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान बोला जाता है। इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। जोन 2 को जो है उत्तर पूर्वी जलोढ़ का मैदान बोला गया है। इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जो जोन 1 है इसमें चावल, गेहूं, मक्का, आलू, आम, गन्ना, लीची का उत्पादन किया जाता है। जबकि जोन 2 में जो है चावल, गेहूं, आलू, आम और अमरूद का उत्पादन किया जाता है। जोन 3A और जोन 3B के बारे में समझिए। तो जोन 3 है उसे दक्षिण पूर्वी जलोढ़ का मैदान बोला जाता है। और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जोन 3B, जो आपके जोन 3B है, ये दक्षिण पश्चिम जलोढ़ का मैदान है। इसमें आपके 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सा जोन में कितना डिस्ट्रिक्ट आपके आता है। जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट आता है, जोन 2 में 8 डिस्ट्रिक्ट आता है, जोन 3A में जो है 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोन 3B में जो है 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। बिहार की जलवायु जो है कोपन के अनुसार मध्य तापीय और गंगा तुल में जो है क्या बोला जाता है? तो CWG बोला जाता है। बिहार की जलवायु जो है कोपन के अनुसार कैसी है? तो CWG, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है, CWG है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का भौगोलिक विभाजन के बारे में समझिए। तो सबसे पहले है
उत्तर पर्वतीय भाग, ये आपके उत्तर पर्वतीय भाग के बारे में समझिए। जो उत्तर पर्वतीय भाग है शिवालिक हिमालय श्रेणी का ही हिस्सा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 932 किलोमीटर है। जो उत्तर पर्वतीय भाग है इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है। रामनगर दून, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। दून घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर घाटी के बीच में स्थित है रामनगर दून। साथ ही सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि त्रिवेणी नहर का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है। सोमेश्वर की सबसे जो ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितना है, तो 874 मीटर है। सोमेश्वर की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितना है, तो 874 मीटर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पठारी क्षेत्र, जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है यहाँ पर खनिज की अधिकता है। रोहतास में आपके पाइराइट पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैदानी भाग विभाजन। मैदानी भाग का विभाजन, मध्य गंगा का मैदान आपके 95% में है। तो मैदानी भाग का विभाजन जो है उत्तर का मैदान दक्षिण के मैदान में किया गया है। बिहार के उत्तर का मैदान बिहार के दक्षिण के मैदान में किया गया है। दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल जो है दक्षिण से उत्तर है। दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल जो है दक्षिण से उत्तर है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल जो है प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर से, नोट कीजिएगा। गंगा के मैदानी भाग का ढाल जो है प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट है बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में समझिए। तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर इलाके में जो है वन का विस्तार है। 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर इलाके पर जो है बिहार में वन का विस्तार है। जो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 7.48% हो जाएगा। 7.84% हो जाएगा। बिहार में 2 प्रकार के वन मिलते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग लास्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में जो है सबसे अधिक वनावरण किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। कितना वनावरण है, तो 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपकी वन है कैमूर के। कितने, 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में जो है वन का विस्तार है। उसके बाद है पश्चिमी चंपारण। जो पश्चिमी चंपारण है यहाँ पर 903 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में जो है 903 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में जो है वन का विस्तार है पश्चिमी चंपारण में। सबसे अधिक कहाँ पर है, कैमूर में 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में। जबकि सेकेंड स्थान पर कौन है, पश्चिमी चंपारण, जहाँ के 903 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपकी वन का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट है वनावरण। जो रोहतास में वनावरण कितना है, तो 669 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में जो है वनावरण का विस्तार है रोहतास में। कितना है, जो वनावरण का विस्तार है रोहतास में 669 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में स्थित है। उसके बाद है सबसे कम वन कहाँ पर है, जो सबसे कम आपके वनावरण कहाँ पर है, तो शेखपुरा में। पहले कहाँ पर था, जहानाबाद में था, लेकिन अब क्या हो गया, शेखपुरा में। शेखपुरा में 1.19 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपके जो है वनावरण का विस्तार है, जो सबसे कम है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो कैमूर है। कैमूर के जो है 31.56% इलाके पर जो है वन का विस्तार है। सर्वाधिक वनावरण का विस्तार जो है कहाँ पर है, तो कैमूर में है। कहाँ पर है, कैमूर में है। कैमूर के जो है 31.56 इलाके पर जो है वन का विस्तार है। इतना आपको ध्यान में रखना है। भारतीय वन नियम 1952 में 33% वनावरण फॉरेस्ट कवर की अनुशंसा की गई है। मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर देश में जो है 33% आपके वनावरण होना चाहिए। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बिहार में वृक्ष कितना है। बिहार में वृक्ष कितना है, तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में जो है वृक्ष का विस्तार है। और इस बार कितना वृद्धि हुआ था, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपकी
ब्रिज का वृद्धि हुआ था। जो ब्रिज है, जो याद रखिएगा, जो ब्रिज है कितना परसेंट इलाके में है बिहार के, तो 2.48% इलाके में, 2.48% इलाके में ब्रिज का विस्तार है। जबकि जो बनावरण है कितना है, तो 7.84% में है, 7.84% में है। और कितना क्षेत्रफल में स्थित है, तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में जो है बनावरण का विस्तार है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद समझिए आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में तराई क्षेत्र व सोमेश्वर और दून क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर आपके आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार के आपके जो पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर घाटी और जो दून क्षेत्र है और साथ ही जो तराई इलाका है, वहाँ पर जो है, वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो साल, अशोक, केन, आम, जामुन आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। उसके बाद है शुष्क पर्णपाती वन के बारे में समझिए। शुष्क पर्णपाती वन के बारे में समझना है, तो शुष्क पर्णपाती वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से कम होती है। कहाँ जो वर्षा है 120 सेंटीमीटर से कम होती है। जबकि जो आर्द्र पर्णपाती वन था, वहाँ पर क्या था, वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होता था। तो जो शुष्क पर्णपाती वन है ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार में पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र व दक्षिण पठार के पश्चिम क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां पतझड़ के मौसम में क्या होती है, गिर जाती है। जैसे कि साल, बांस, खेर, अमलतास, महुआ आदि इन वृक्षों के प्रमुख वृक्ष हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार के उद्योग के बारे में समझिए। तो जो आपके कागज़ उद्योग है इसका विस्तार कहाँ पर है, जो कागज़ उद्योग है समस्तीपुर और दरभंगा में। कहाँ पर है, जो कागज़ उद्योग है समस्तीपुर और दरभंगा में है। बरौनी में जो है थर्मल पावर स्टेशन है और उर्वरक उद्योग है। बरौनी में जो है थर्मल पावर स्टेशन है और उर्वरक उद्योग है। कटिहार में क्या है, तो जूट उद्योग और दिया सलाई उद्योग है। जूट उद्योग और दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है, कटिहार में स्थित है। मुंगेर में जो है बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना है। मुंगेर में जो है बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना है। भागलपुर में जो है रेशम उद्योग है। भागलपुर में आपकी रेशम उद्योग है। जब छोटा थे ना तो मेरे दादाजी हमसे एक ही सवाल पूछते थे कि बंदूक कारखाना कहाँ पर है और सिगरेट कारखाना कहाँ पर है, तो हम हमेशा बताया करते थे मुंगेर में। ठीक है, तो कहाँ पर है, मुंगेर में स्थित है। और रेशम उद्योग कहाँ पर है, तो भागलपुर में रेशम उद्योग है। सिंदूर उद्योग, जो सिंदूर उद्योग है कहाँ पर है, तो लखीसराय में सिंदूर उद्योग है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, तो पटना में स्थित है। पटना मोकामा में स्थित है। पटना में स्थित होना चाहिए, मोकामा तो होगा आपके ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो पटना में स्थित है। जूता उद्योग कहाँ पर है, पटना में स्थित है। दोबारा देखिएगा, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, तो आपके पटना में है। ठीक है, पटना में है। जबकि पटाखा उद्योग कहाँ पर है, पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो फतुआ में। कहाँ पर है, फतुआ में। ठीक है, जो भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड था, फतुआ में नहीं, कहाँ पर था, पटना में था। और चमड़ा उद्योग कहाँ पर था, ये भी आपके पटना में था। पटाखा उद्योग पटना में, डेयरी उद्योग पटना में। जबकि बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पर है, फतुआ में स्थित है। गया में सूती वस्त्र उद्योग है। गया में सूती वस्त्र उद्योग है। जबकि भागलपुर में क्या था, रेशम वस्त्र उद्योग था। औरंगाबाद में खनन उद्योग है। रोहतास में सीमेंट उद्योग है। रोहतास में सीमेंट उद्योग है। प्लाईवुड कारखाना उद्योग कहाँ पर है, तो वैशाली में है। कहाँ पर है, हाजीपुर में जो है प्लाईवुड कारखाना उद्योग है। हाजीपुर में जो है प्लाईवुड कारखाना उद्योग है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में पर्यटन स्थल के बारे में समझिए। तो पश्चिम चंपारण में कौन है, तो वाल्मीकि नगर बैराज है पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में।
भितरवा आश्रम कहाँ पर है? भितरवा आश्रम कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद है लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज और केसरिया स्तूप कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में है लौरिया अरेराज और केसरिया स्तूप। यहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद वैशाली में क्या है घूमने के लिए? तो विश्व शांति स्तूप, अशोक स्तंभ और सोनपुर मेला कहाँ पर है? वैशाली में है। तो आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। सोनपुर मेला, अशोक स्तंभ, विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो वैशाली में है। उसके बाद है आप सहरसा में क्या देखने के लिए जाइएगा? तो सहरसा में जो है कंधा सूर्य मंदिर देखने जा सकते हैं। जो सहरसा है वहाँ पर जो है आप जो है कंधा सूर्य मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं। पूर्णिया में जो है जलालगढ़ का किला जाके देख सकते हैं। जो पूर्णिया है वहाँ पर आप जलालगढ़ का किला जाके देख सकते हैं। भागलपुर में क्या देखिएगा? तो महमूद शाह का मकबरा देख सकते हैं। जो भागलपुर है वहाँ पर आप महमूद शाह का मकबरा को जाके देख सकते हैं। मुंगेर में मुंगेर किला को जाके देख सकते हैं मुंगेर में। जबकि पटना में आप क्या क्या देखिएगा? अगर पटना घूमने के लिए आते हैं तो गोलघर, बुद्धा स्मृति पार्क जो रेलवे स्टेशन के पास में है, जंक्शन के पास में है, शहीद स्मारक, पत्थर की मस्जिद देख सकते हैं, शेरशाह सूरी मस्जिद, खुदा बख्श पुस्तकालय, सदाकत आश्रम, अगम कुआं, गांधी सेतु, तारामंडल, कुम्हरार पटना साहिब को आप देख सकते हैं। कुम्हरार में जहाँ पर जाइएगा तो जो मौर्य साम्राज्य है उसका अवशेष आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप नालंदा घूमने के लिए जाते हैं तो आप नालंदा विश्वविद्यालय को देख सकते हैं। वहाँ पर विश्व शांति स्तूप को देख सकते हैं और राजगीर को देख सकते हैं, जो बहुत ही बिहार का बेहतर लोकेशन है। उसके बाद है नवादा में क्या देख सकते हैं? तो अफजलगढ़ जाकर देख सकते हैं। नवादा में जो है अफजलगढ़ है। यहाँ पर जब पटना कॉलेज में जब मेरा भाई लोग था तो यहाँ पर सर्वे करने के लिए गया था, तो उसने बता रहा था कि यहाँ पर जो है कि बहुत सा जो पाल कला की बहुत सी मूर्तियाँ आपके जो अफसल है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद है बोध गया। तो जो महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? तो गया में है। तो आप अगर आप गया जाते हैं बोध गया में तो आपको वहाँ पर महाबोधि मंदिर मिल जाएगा, बोधि वृक्ष 5वीं पीढ़ी का मिल जाएगा देखने के लिए। उसके बाद है बुद्ध कुंड मिल जाएगा, डुंगेश्वरी पहाड़ी मिल जाएगा, विष्णुपद मंदिर मिल जाएगा, रामशिला पहाड़, प्रेतशिला पहाड़, ब्राह्मणी पहाड़ कहाँ पर मिल जाएगा? तो गया बोध गया में आपके मिल जाएगा। आप जाके यहाँ पर घूम सकते हैं। उसके बाद देखिए जो बोध गया है ना, गया से थोड़ा दूरी में है, कुछ दूरी में है। ठीक है। उसके बाद है औरंगाबाद में क्या देख सकते हैं? तो दाऊद खान किला देख सकते हैं। औरंगाबाद में दाऊद खान का आप किला देख सकते हैं। सूर्य मंदिर भी आप औरंगाबाद में देख सकते हैं। कैमूर में क्या देखिएगा? तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर देख सकते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर जाके देख सकते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद है भोजपुर में क्या देखिएगा? तो जगदीशपुर किला देख सकते हैं आरा में जाके, और अरण्य देवी मंदिर देख सकते हैं जाके भोजपुर में। सारण में क्या देखिएगा? तो पुरातात्विक स्थल है एक चिरांद, वहाँ पर जाके आप लोग घूम सकते हैं। चिरांद एक लोकेशन है कहाँ पर? सारण में। तो वहाँ पर जाकर आप घूम सकते हैं। पश्चिम चंपारण में कहाँ घूमिएगा? तो वाल्मीकि नगर बैराज घूम सकते हैं, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में घूम सकते हैं, भितरवा आश्रम जाके आप घूम सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बिहार में पर्यटन नीति 2015 के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। इसे नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में जो है पर्यटन नीति 2015 के तहत जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार विविध के बारे में समझिए। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जो सोमेश्वर पहाड़ी है पश्चिम चंपारण में स्थित है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है। दरभंगा के बारे में याद रखिएगा कि दरभंगा महाराज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दरभंगा में स्थित है। मधुबनी है, मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जो मधेपुरा है, नोट कीजिएगा, मधेपुरा जो है डीजल इंजन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। मधेपुरा जो है डीजल इंजन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। कटिहार जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर था? तो भागलपुर में था। और केला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुंगेर के बारे में याद रखना है कि मुंगेर में जो है योग विश्वविद्यालय है, सिगरेट बंदूक उद्योग है, मीर कासिम का किला है। कहाँ पर है ये? मुंगेर में है।
योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुंगेर में है। सिगरेट बंदूक उद्योग का जो कारखाना है कहाँ पर है? मुंगेर में है। मीर कासिम का किला कहाँ पर है? मुंगेर में है। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है। रेलवे पुल है कहाँ पर है? बेगूसराय में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो आप बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? नवादा में है ककोलत जलप्रपात। कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर है? तो समस्तीपुर में जो है कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर है? तो समस्तीपुर में है। उसके बाद है नालंदा में क्या है? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। बिहार शरीफ पुलिस अकादमी कहाँ पर है? तो नालंदा में ही स्थित है। बिहार शरीफ पुलिस अकादमी कहाँ पर है? नालंदा में ही स्थित है। उसके बाद है सूर्य मंदिर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? रोहतास में है। बक्सर में क्या है? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। प्रथम गणराज लिच्छवी है। प्रथम गणराज कौन है? लिच्छवी है। और सारण में आपको याद रखना है कि नंगा विद्रोह हुआ था। जो सारण है यहाँ पर नंगा विद्रोह हुआ था। गोपालगंज के बारे में याद रखिएगा कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आपकी कहाँ पर आता है? तो गोपालगंज में आता है, क्योंकि जो गोपालगंज के ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर कमाने के लिए जाते हैं, मतलब कि भारत से बाहर फॉरेन में कमाने के लिए जाते हैं, इसीलिए। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में समझिए। तो इसमें पहला पॉइंट है पश्चिम चंपारण में लौरिया नंदन गढ़ है। नोट कीजिएगा, लौरिया नंदन गढ़ कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। केसरिया स्तूप, बौद्ध स्तूप, लौरिया अरेराज ये कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में स्थित है। महाजनपद बज्जी, राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला दरभंगा में स्थित है। उसके बाद है भागलपुर, महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ पर थी? चंपा में, वर्तमान आपके भागलपुर में। मुंगेर पत्थर की कुल्हाड़ी मिलता है, पत्थर के औजार मिलते हैं। मध्यपाषाण युग के अवशेष कहाँ पर मिलता है? मुंगेर में मिलता है। गया में है मगध, राजधानी कहाँ पर है? तो गिरिब्रज राजगिरी। उसके बाद है वैशाली के बारे में याद रखिएगा कि हड्डी के बने वस्तुएं कहाँ से मिलता है? वैशाली से। पत्थर से बने सूक्ष्म औजार वैशाली से। मृदभांड वैशाली से। मिट्टी के बर्तन वैशाली से। नवपाषाण युग के अवशेष चेचर से मिलता है, जो कहाँ पर है? वैशाली में स्थित है। विश्व की पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति कहाँ पर थी? तो वैशाली में ही थी। उसके बाद सारण के बारे में समझिएगा कि मृग सिंह के उपकरण कहाँ पर मिला है? तो सारण में मिला है मृग सिंह का उपकरण। नवपाषाण युग के अवशेष चिरांद कहाँ पर है? तो सारण में स्थित है। चेचर कहाँ पर था? तो वैशाली में स्थित था। हड्डी के बने वस्तुएं मिलते हैं कहाँ से? सारण से। पत्थर से बने सूक्ष्म औजार कहाँ से मिलते हैं? तो सारण से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सारण से मिलते हैं। उसके बाद है पश्चिमी चंपारण में क्या है? तो लौरिया नंदन गढ़ है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। तो मैपिंग से संबंधित जितना भी पॉइंट था सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। तो आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।